नमस्कार, आपके बाद छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। छत्तीसगढ़ में हुए एक सर्वे में स्कूली बच्चों की शिक्षा के स्तर में भारी गिरावट देखी गई, जहां बच्चे अपने क्लास के स्तर से काफी पीछे हैं। गणित और अंग्रेजी में खासतौर पर छात्र काफी पिछड़े हुए हैं। हालांकि सरकार इसके लिए ब्रिज कोर्स और नवा जतन नाम के कार्यक्रम से इसकी भरपाई करने का दावा भी कर रही है, जुटी भी हुई है। वहीं इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई। बीजेपी इसे कांग्रेस सरकार की एक और विफलता करार दे रही है, तो कांग्रेस इसे कोरोना काल के साथ ही बीजेपी के 15 साल के कुशासन को जिम्मेदार बता रही है। लेकिन बड़ा सवाल आखिर यह है कि नौनिहालों के भविष्य को सुरक्षित कैसे बनाया जाए। तो आज चर्चा आपकी बात में इसी पर करेंगे। और इसी अहम मसले को लेकर बीजेपी क्या कहती है, कांग्रेस क्या कह रही है, आपको सुनवाते हैं। सरकार ने बड़े बड़े दावे किए कि कोरोना काल में हमने ऑनलाइन सभी तक पढ़ाई की सुविधा मुहैया कराई है, उसमें पूरी तरह से फेलियर साबित हो चुके हैं। ये लोग बस्तर क्षेत्र के बच्चों तक नहीं पहुंच पाए हैं और जो गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलने का जो अधिकार है वास्तव में, उससे आज प्रदेश के बच्चे वंचित हैं। उनके भविष्य के साथ में सीधा सीधा खिलवाड़ हो रहा है। मतलब सरकार की कहीं ना कहीं इसमें मंशा स्पष्ट होती है कि सरकार चाहती है कि बच्चा बेरोजगार रहे, अनपढ़ रहे, जाहिल रहे, अपने अधिकारों को ना पहचाने। सिर्फ गोबर उठाना इस सरकार की प्राथमिकता में शुमार हो चुका है। आज इसी के चलते आज प्रदेश के शिक्षा का स्तर दिन पर दिन गिरते जा रहा है। प्रदेश अनपढ़ हो रहे हैं, प्रदेश के बच्चे अनपढ़ हो रहे हैं। सरकार को इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है और आने वाले समय इस चीज़ में अगर सुधार नहीं होता है तो छत्तीसगढ़ के भविष्य के साथ में इससे बड़ा खिलवाड़ और कुछ नहीं हो सकता। निश्चित तौर पर यह स्थिति चिंताजनक है और यह स्थिति सरकार के संज्ञान में भी है और सरकार ने इसके सुधार के लिए कार्य योजना भी बनाई है। अब देखिए, हमारी सरकार आने के पहले जब हमने सर्वे करवाया था, सरकार आने के तुरंत बाद, उस समय भी स्थिति बहुत ही ज़्यादा चिंतनीय थी। तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया। हमारी सरकार आने के बाद शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने का प्रयास किया गया। उसके बाद एक कार्य योजना तैयार किया गया जिसको सेतु पाठ्यक्रम तैयार किया गया, जिसके माध्यम से बच्चों के अंदर में क्रैश कोर्स करवाया गया और बच्चों का शैक्षणिक विकास ऊंचा करने के लिए कोशिश की गई। तो अब न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कई अहम सवाल हैं। सवाल सबसे बड़ा यह कि इंग्लिश मीडियम के दिखाए ख्वाब, लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चे पास नहीं हो पा रहे। क्यों? 39% छात्र कक्षा में पिछड़े, तो फिर शिक्षा का स्तर कैसे सुधरे? यह भी एक अहम सवाल। नए कोर्स से होगी भरपाई, पूरी क्यों नहीं करा पाए पुरानी पढ़ाई? इसका जवाब भी सरकार को देना होगा। छत्तीसगढ़ की शिक्षा पर उठे सवाल, पढ़ाई में क्यों पिछड़े नौनिहाल? तो ये अहम सवाल है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के, और इन सवालों का जवाब हम चाहेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। नरेश गुप्ता बीजेपी के प्रवक्ता हैं। नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमित श्रीवास्तव हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। वीरेंद्र दुबे अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस हमारी खास चर्चा में, इस खास डिबेट में। वीरेंद्र दुबे जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि क्या है स्थिति, हकीकत क्या है, ये थोड़ा सा आप समझाइए। सर, अमितेश जी, सबसे बड़ी जो हकीकत मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि कोरोना काल जो पिछले लगभग 2 वर्ष से पूरा विश्व जो है इस महामारी से जूझ रहा है, और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि शिक्षा विभाग इससे अछूता रहा है। और इस कोरोना काल में भी हमारे जो शिक्षक हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर जो है अपनी जान की परवाह किए बिना जितने भी राज्य शासन के तरफ से जो उनको ड्यूटी लगाई गई थी, चाहे वह सर्वे का ड्यूटी हो, चाहे वह 100 उठाने का ड्यूटी हो, चाहे वह क्वारंटाइन सेंटर हो, चाहे वह जितने भी अन्य ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई का हो, तो सभी कार्य जो हमारे शिक्षक जो साथी हैं उन्होंने बखूबी निभाया। और साथ ही साथ बहुत सारे शिक्षक साथी आज हमारे बीच में लगभग 700 के आसपास जो है शिक्षक साथी हमारे बीच में नहीं रहे, जिनको अभी तक से राज्य शासन की ओर से किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं दी गई। और मैं यही कहना चाहूँगा कि शिक्षक जो है इस पूरे कोरोना काल में कई अनेक माध्यम से उन्होंने जो है शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने का प्रयास किया। यदि आप ऑनलाइन पढ़ाई की बात करें, चाहे जुगाड़ स्टूडियो हो, चाहे सर्वे ड्यूटी हो, चाहे वह ब्लूटूथ के माध्यम से पढ़ाई हो, तो पूरी जिम्मेदारी से शिक्षकों ने अपने जो है भूमिका का निर्वहन किया। लेकिन कोरोना काल में कहीं ना कहीं जो है हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि अन्य जो क्षेत्र प्रभावित हुए हैं उसके साथ साथ जो है पढ़ाई का क्षेत्र भी प्रभावित हुआ है। लेकिन पूरे प्रदेश
प्रदेश के जो शिक्षक हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर जो है बच्चों को पढ़ाई के लिए पूरा जो है अपना जोर लगाया है। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि सरकार का जो नित्य नया प्रयोग है इससे पूरे प्रदेश के शिक्षक काफी परेशान हैं। साथ ही साथ जो है अभी यदि आप देखेंगे तो अनावश्यक कई प्रकार के सरकार के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं जिससे शिक्षकों की भी मानसिक स्थिति समय के साथ साथ उस डिस्टर्ब होते हैं। उसके साथ साथ प्रशासनिक आतंकवाद समय समय पर सरकार की ओर से कुछ न कुछ ऐसा किया जाता है, गैर शैक्षणिक कार्यों में हमको लगाया जाता है। अभी चुनाव का कार्य छत्तीसगढ़ में चल रहा है। चलिए ठीक है, एक शब्द आपने दिया प्रशासनिक आतंकवाद, थोड़ा सा इस शब्द को लेकर हो सकता है कि सरकार को भी आपत्ति हो। अमित श्रीवास्तव हमारे साथ, मैं आता हूं सर आपके पास, अमित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अमित श्रीवास्तव जी, यहां पर गंभीर आरोप सरकार पर लगाए जा रहे हैं कि आप बहुत से शैक्षणिक कार्यों के अलावा बहुत से दूसरे कामों पे भी शिक्षकों को लगा दे रहे हैं, उनकी ड्यूटी लगा दे रहे हैं और इस वजह से पूरा ध्यान वो बच्चों पर नहीं दे पा रहे हैं। यही वजह है कि जब सर्वे होता है तो बच्चे डंप निकल जाते हैं, बच्चों में वो उस तरीके का विकास नहीं हो पा रहा जिस तरीके का होना चाहिए। हकीकत जरा आप समझाइए सर, आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। जी अवितोष जी, लगातार हमारी सरकार आने के बाद जी जिस प्रकार से हमारी सरकार ने कार्य किया है, खास करके बच्चों की शिक्षा को लेके, क्योंकि जिस प्रकार से आप देखेंगे राइट टू एजुकेशन जो हमारी सरकार के समय में ही लाया गया था और लगातार उसमें बहुत से कंटेंट शिक्षा की गुणवत्ता को लेके किए गए थे और उसमें एक फंडामेंटल राइट्स जो एजुकेशन है वो फंडामेंटल राइट्स बच्चों का है, इंडिविजुअल का जो राइट्स होता है करके वो मान के एक कार्य पद्धति और कार्य योजना बना के हमने कार्य स्टार्ट किया और उसमें बहुत सी चीजों को हमने सम्मिलित किया था, चाहे फिर बच्चों के एजुकेशन को लेके हो, टीचर के एजुकेशन को लेके हो, बच्चों की फ्री और कंपलसरी एजुकेशन को लेके हो, कैसे हमारे नौनिहालों का भविष्य जो कल देश के भविष्य हैं उनको कैसे हम अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकें, उसको कार्य योजना बना के हमने काम स्टार्ट करना चालू किया और उसका सुखद परिणाम भी आया। वीरेंद्र भाई यहाँ बैठे हैं और वो जिस प्रकार से बता रहे थे, मैं आपको बता दूं कि अगर हम डिटेल में जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि समय बहुत कम पड़ जाएगा, लेकिन शिक्षा कम से कम छत्तीसगढ़ में शिक्षा की गुणवत्ता को लेके लगातार सरकार ने, अगर आप कोविड के में भी देखेंगे तो कोविड के समय में भी जो अधूरे पाठ्यक्रम जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे और उनके पढ़ाई तुम्हार द्वार के माध्यम से एक ऐप लाके बच्चों की शिक्षा कैसे उस पर कोई हडल्स ना पैदा हो और लगातार उस पर गुणवत्ता के साथ साथ बच्चों को जैसे मैंने कहा फ्री और कंपलसरी एजुकेशन के लेकिन मुश्किल तो यही आ रही सर, बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक रख रहा हूं, आपने ये योजनाएं चलाई और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, लेकिन मुश्किल यही आ रही है कि बहुत से स्कूल इंग्लिश मीडियम किए गए, उसका विरोध भी हालांकि बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूल करने का फायदा क्या हो रहा है जब हिंदी मीडियम के बच्चे ही पास नहीं हो पा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, अक्षरों को समझ नहीं पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं। तो आपकी कहीं ना कहीं जो आपने तमाम योजनाएं चला दी, कहीं ना कहीं मुश्किल अब यह है कि बच्चे उन योजनाओं का साथ तो दें, उनके साथ तो आए। खैर मैं आता हूं आपके पास, नरेश गुप्ता हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। सर आप थोड़ा सा समझाइए, इस पर रोशनी डालिए कि हकीकत में हो क्या रहा है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल तो कई वहां पर किए गए जिसको लेकर विवाद हुआ, लेकिन सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं ताकि बच्चों के भविष्य को सुधारा जाए। देखिए आज तो अवितोष जी, सर्वप्रथम मैं आज की कन्नौज की घटना में CDS रावत जी, मिसेस रावत और हमारे और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने अपना शहीद हुए हैं, उनकी मृत्यु हुई है, उसके लिए मैं अपने और पार्टी को से संवेदना व्यक्त करता हूं और परिवारजनों को इस भयंकर दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे, ईश्वर से कामना करता हूं। साथ ही साथ राष्ट्र ने अपने सपूतों को खाया है, राष्ट्र स्तब्ध है इस घटना से, उसके लिए भी हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। बिल्कुल सर। अवितोष जी, मैं आपकी बातों पर आता हूँ। जहां तक अभी भाई वीरेंद्र दुबे जी ने जो कहा है कि प्रशासनिक आतंकवाद, प्रशासनिक उनकी जो कार्य प्रणाली है सरकार की, वो शिक्षा के साथ साथ प्रदेश की सारी चीजों को प्रशासनिक आतंकवाद जो है डैमेज कर रही है, प्रजातांत्रिक मूल्यों को खत्म कर रही है। जहां तक सवाल है शिक्षा को लेकर, मैं इसमें सिर्फ पॉइंट आता हूँ। सरकार ने शिक्षकों को कोरोना काल में शिक्षा के कार्य की छोड़ अन्य कार्य में ज्यादा लगा दिया। शिक्षकों, अभी दुबे जी ने बताया कि 700 उनके साथी उनसे बिछुड़ गए, ये बड़ा दुखद बात है। देखिए सरकार को आवश्यकता होती है कि जिस कोरोना काल में सब जगह डाइवर्सिफिकेशन की आवश्यकता थी, सारा
अमला वहीं पर काम कर रहा था उस महामारी से लड़ने के लिए। लेकिन उसके उपरांत भी एक लंबा समय हो गया है। उस लंबे समय में सरकार रोज नित्य नए प्रयोग करती है, रोज नित्य नए प्रयोग करती है, और मैकाले का जो सिस्टम है ना उसको छोड़ना नहीं चाहती सरकार। केंद्र सरकार जो नई योजना, नई शिक्षा नीति लागू की है उसके बारे में सोचना नहीं है। नीति घोषणा होती है, उसके 2 घंटा भी नहीं लगता है, घोषणा नीति घोषित होती है, उससे क्रिटिसिज्म, कमेंट, उसका विरोध चालू कर देते हैं। ये मैकाले शिक्षा पद्धति को छोड़ना नहीं चाहते, ये देश को गुलामी को ले जाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस पूरे तंत्र को चलाने के लिए, शिक्षा विभाग को चलाने के लिए कौन व्यक्ति पदस्थ है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके खिलाफ क्या क्या चल रही है। तो ये जो नित्य नए प्रयोग हैं किस नियत से कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, नित्य नए प्रयोग को करने के पीछे मंशा क्या है, ये समझ में आता है। ये मैं उस पर बहुत सारी चीजें चलिए ठीक है, क्या मंशा क्या है, प्रयोग क्यों किए जा रहे हैं, मैं समझने की कोशिश करता हूं अमित श्रीवास्तव से खुद ही, शायद आप भी उसमें से कुछ बातों को निकाल सकेंगे। श्रीवास्तव जी, सर आप समझाइए अमित श्रीवास्तव जी कि मंशा यहां पर सरकार की क्या है, क्योंकि स्पष्ट तौर पर तो ये कहा जा रहा है कि बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए सारे कदम यहां पर उठाए भी जा रहे हैं और बहुत से मंच से तारीफ भी हुई सरकार के कदमों की, लेकिन इन कदमों का फायदा होते हुए नजर नहीं आ रहा है। जब सर्वे होता है तो बच्चे फिर उसी तरीके से नजर आ जाते हैं कि वो पढ़ाई कर नहीं पा रहे हैं, अभी तक वो अक्षरों को नहीं समझ रहे, पहचान नहीं पा रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसा मैंने आपसे कहा कि ये जो राइट टू एजुकेशन जो हमारे यूपीए गवर्नमेंट के समय में आया था 2009 में, और जो लॉ एनफोर्स हुआ वो 4 अगस्त 2010 से चालू हो गया, 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जिस प्रकार से, पहले तो मैं आपके माध्यम से, जो वीरेंद्र भाई ने कहा प्रशासनिक आतंकवाद, इस शब्द पे मुझे घोर आपत्ति है, क्योंकि सरकार वो हर काम वो कर रही है जो यहाँ के नौनिहालों को, उनके भविष्यों को उज्जवल बना सके। क्योंकि जिस प्रकार से आप देखिए, छत्तीसगढ़ में 3 साल से 6 साल तक के बच्चे जो किसी भी स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2,90,000 बच्चे आज भी उससे लाभान्वित हो रहे हैं। और पूरे देश में अगर अवितोष जी आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ राज्य ऐसा अकेला राज्य है जिसने 12वीं तक की निःशुल्क शिक्षा आज बच्चों को दे रहे हैं। आंगनबाड़ी से लेकर, अगर आप देखेंगे, नर्सरी से लेकर उच्च शिक्षा तक, 12वीं तक की शिक्षा छत्तीसगढ़ में फ्री दिया जा रहा है। और जिस प्रकार से स्वामी आत्मानंद जी के नाम से जो स्कूल हमने खोला है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि क्या उन बच्चों को अधिकार नहीं था जो टैलेंटेड थे, मल्टी टैलेंटेड थे, जिनमें कुछ करने का मादा था, जो वाकई कुछ कर गुजरने की सोचते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि हमारे जो पुरानी सरकार, देखिए मैं आज आपने सब्जेक्ट इतना अच्छा रखा है कि मैं उसमें पॉलिटिकल व्यू में जाना नहीं चाहता था, बट जिस प्रकार से अभी बहुत ही सम्मानित भाजपा के प्रवक्ता नरेश गुप्ता जी कह रहे थे, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या उनके कार्यकाल में शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगती थी? लेकिन आज वही है कि आज फिर विरोध के लिए विरोध व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं एक ही चीज आपसे कहना चाहता हूं कि लगातार हमारी सरकार, चाहे महाविद्यालय खोलने की बात हो, चाहे शिक्षा की गुणवत्ता की बात हो, और जैसा मैंने आपको कहा कि हम सब जानते हैं कि लगभग 2 सालों से कोविड से हम लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन उसके बाद भी हमने अपने बच्चों को ऐप के माध्यम से उनकी एजुकेशन पे कोई हर्डल्स पैदा ना हो, इसलिए लगातार हम काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से शिक्षकों की भर्ती हुई, स्थायी 1500 शिक्षक भर्ती किए गए, उसी प्रकार शिक्षा कर्मियों में 14,580 शिक्षकों की भर्ती हुई। तो आप इंटेंशन देखिए, हम चाहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ का नाम वो नौनिहाल जो रोशन कर रहे हैं। और आज अगर आप दूरस्थ अंचलों में भी देखेंगे अवितोष जी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आर्टिकल 21A के तहत, जो मैंने जैसा आपको कहा कि फंडामेंटल राइट्स के अधिकार जो दिया गया है, हम अपने प्रदेश के बच्चों को लगातार नई नई टेक्निक्स, चाहे अगर आप किसी को कोई बाहर से व्यक्ति आता है और उसको अगर स्वामी आत्मानंद ले आके एक बार घुमा देंगे, तो अगर उनको लगता है कि छत्तीसगढ़ में 15 साल ये क्यों नहीं हुआ, 15 साल देखिए किसी भी स्टेट की, लेकिन सवाल ये भी है, देखिए सवाल ये भी है कि बाहर से कोई आता है, आत्मानंद स्कूल को देखा, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी यहाँ पर व्यवस्था कर रखी है सरकार ने, ठीक है, तारीफ हुई सरकार की, लेकिन ये बच्चे जो यहाँ पर पढ़कर दूसरे प्रदेशों में, देश में या देश से बाहर जाने का मादा रखते हैं, वो बच्चे जब शुरुआती स्तर पर उनका स्तर जब नीचे हो जाएगा, तब फिर यहाँ पर सवाल खड़े हो जाएंगे। और शायद यही वजह है कि यहाँ पर वीरेंद्र दुबे जी ये सवाल इस तरीके से उठा रहे हैं। वीरेंद्र दुबे जी,
हकीकत थोड़ा सा ये समझाइए, क्योंकि बाहर से आए, आपने व्यवस्था की तारीफ की सरकार की, लेकिन आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया और शायद उस पर आपत्ति भी यहां पर कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता की प्रशासनिक आतंकवाद। इस शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया? यहां पर प्रशासन अपना वही काम कर रहा है जो उसे करना चाहिए और ड्यूटी यहां पर लगाई गई कोरोना काल में, शिक्षकों की सेवा की गई, लोगों की। अभितोष जी, मैं इसके लिए मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। हाँ। प्रशासनिक आतंकवाद से मेरा तात्पर्य जो है प्रशासनिक हस्तक्षेप से है। आप शिक्षक जो है उसको नया प्रयोग लगातार आप जो है आप एसी में बैठकर, डीओ कार्यालय के अधिकारी वहां पर बैठकर आप शिक्षकों को जो है नई जो है बातें जो है किसी प्रशिक्षण के माध्यम से इस तरीके से आप उसको उलझा कर रखते हैं। इधर शिक्षकों के ऊपर प्रेशर है कि उनका जो है कोर्स कंप्लीट करना है, दूसरी तरफ जो है कोरोना काल के बाद से जो है बच्चे जो है कहीं ना कहीं, मैंने शुरुआत में ही कहा, जैसे हर क्षेत्र प्रभावित हुआ है उसी प्रकार से एजुकेशन का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा है। हमारे भी घर परिवार में बहुत सारे शिक्षक जो हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई थी और हमने बखूबी उस ड्यूटी को निभाया है। तो प्रशासनिक हस्तक्षेप जो है वो कम से कम होना चाहिए। शिक्षक जो है अनुकूल वातावरण में जो पढ़ाई करा सकता है, वो मुझे लगता है कि आप उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे तो वह पढ़ाई से कहीं ना कहीं जो है वह विमुख होगा, जिसका नुकसान बच्चों को होगा। जो कोर्स है उसको आप एक तरफ दबाव बनाते हैं, दूसरी तरफ आप जाति प्रमाण पत्र बनाने का प्रेशर डालते हैं। उसके बाद अभी वैक्सीनेशन चला, लगातार शिक्षकों की ड्यूटी वैक्सीनेशन में लगाया गया है। उसके बाद अभी चुनाव का माहौल है, अभी छत्तीसगढ़ में वहां चुनाव में लगा दिया गया है। फिर हमारी तैयारी चल रही है, अगले साल जनगणना उसमें लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप इन सब कार्यों से शिक्षकों को मुक्त कीजिए। और एक चीज और बताना चाहूंगा अभितोष जी आपको कि सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश है, आदेश है, ऐसा जजमेंट हुआ है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से दूर रखा जाए, तभी शिक्षक बेहतर पढ़ाई करा सकते हैं। और जो आप लगातार शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में झोंकेंगे, जनगणना में झोंकेंगे, चुनाव में झोंकेंगे, इसके साथ साथ जो है वैक्सीनेशन में झोंकेंगे, इसके साथ साथ जो है सर्वे करवाएंगे, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराएंगे, तो कहीं न कहीं शिक्षक भी एक मानव है, उनकी भी मानसिक स्थिति इससे प्रभावित होती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही था, प्रशासनिक हस्तक्षेप दूर होना चाहिए। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि एक एजुकेशन का जो क्षेत्र है वह एक एजुकेशन से जुड़ा व्यक्ति हो बहुत बेहतर तरीके से उसको कर सकता है। अभी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर डिप्टी कलेक्टर को भेज दिया गया है जिला शिक्षा अधिकारी बनाकर। डिप्टी कलेक्टर जो है एक प्रशासनिक अन्य क्षेत्रों में काम, राजस्व विभाग का काम करने वाला व्यक्ति एजुकेशन को क्या समझेगा? अब डिप्टी कलेक्टर जिला शिक्षा अधिकारी बन गया, वो क्या समझेगा एजुकेशन क्या होता है? इस पे मुझे आपत्ति है। मेरा प्रशासनिक आतंकवाद से तात्पर्य यही था कि प्रशासनिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, एक बेहतर माहौल स्कूल में चाहिए बच्चों के लिए। चलिए नरेश गुप्ता जी कुछ कहना चाह रहे हैं इसी बात पर, और शायद आपकी बात से काफी हद तक वो इत्तेफाक भी रख रहे हैं। वीरेंद्र जी आ रहा हूं मैं वीरेंद्र दुबे। नरेश जी सर कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, वीरेंद्र जी ने बहुत कैटेगोरिकली प्रशासनिक आतंकवाद किस स्वरूप में है इसको डिफाइन कर दिया था। इसको डिफाइन कर दिया है कि अनड्यू इंटरफेरेंस नहीं, और शब्द बदल भी दिया। प्रशासनिक आतंकवाद से उन्होंने प्रशासनिक हस्तक्षेप की तरफ थोड़ा सा रुख कर दिया, और ये थोड़ा सा शब्द ठीक भी लग रहा है, क्योंकि प्रशासनिक आतंकवाद शब्द पर आपत्ति हो सकती है यहाँ पर किसी को भी। सर मतलब वही है, शब्द हाँ मतलब वही है। टेक्निक जो नहीं आई है ना, और उस टेक्निक को लाने वाला आदमी किस पर्पज से उस टेक्निक को ला रहा है, वह व्यक्ति इस विभाग का मुखिया वो है जो आरोपी है, आरोप में चार्ज फ्रेम हो चुका है उसके खिलाफ, वह व्यक्ति इस विभाग का मुखिया है। आप सोचिएगा, ऐसा व्यक्ति इस विभाग का मुखिया हो, वो प्रदेश की बच्चों को पढ़ाने के लिए ज्ञान देता हो, नई नई टेक्निक लाता हो, वो टेक्निक और उस करप्शन को बढ़ाने की टेक्निक है। साहब, ऐसी मैगजीन बढ़ती है ऐसी मैगजीन सारे स्कूल को खरीदने का आदेश दिया जाता है, जिसके एक वरिष्ठ अधिकारी की पत्नी उससे इन्वॉल्व है, रजिस्ट्रेशन उनके नाम पर है। ये नमूना है भ्रष्टाचार का, और वही टेक्निक है भ्रष्टाचार का। और भ्रष्टाचार आप ये आइकॉन होगा, उस विभाग का मुखिया आइकॉन है जो भ्रष्टाचार के आरोप में चार्ज फ्रेम है। ये बच्चों को आप करप्शन का आइकॉन दे रहे हैं कि आपका विभाग का मुखिया, शिक्षा विभाग का मुखिया चार्ज फ्रेम आरोपी है। ये आइकॉन है बच्चों के लिए, बच्चों को ये रास्ता दिखा रहे हैं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी आपको हम आपके लिए शिक्षा की पॉलिसी बना रहे हैं। और उस पॉलिसी में तो 100% वही चीज है। नई टेक्निक इज ए न्यू टेक्निक फॉर करप्शन, न्यू टेक्निक इज ए टेक्निक फॉर न्यू टेक्निक फॉर द करप्शन। ये पूरी चीजों का नक्शल है। इतनी नई नई स्कीम आ रही है, चाहे फर्नीचर खरीदी हो,
चाहे आपका ये ई एजुकेशन का सिस्टम था, मोहल्ला एजुकेशन था, दिस इज ऑल व्हाट इज गोइंग ऑन। इसका कोई सिस्टम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। करप्शन का लेवल देखिए, आरटीआई में निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या हो गया। हाहाकार मचा रखा है था पूरे प्रदेश में, बच्चों का मजाक बना रखा है। आप छोटे छोटे सरकारी स्कूल में जाइए, मैं तो देखता हूँ क्या दुर्दशा हो रखी है। आप एजुकेशन को आपने, मैं कतई नहीं बोलता हूँ कि जो सरकारी नियम है उसके बाहर वो उनको काम कराना है। बहुत सारी जगहों में शिक्षक सबसे बड़ा अंदर उनसे काम लिया जाता है, तो आपसे नहीं बहुत सालों से ले रहा है, लेकिन उस कार्य के साथ साथ दूसरे कार्यों को तो कंट्रोल करिए साहब। वो काम आज तक नहीं होते तो वो काम क्यों करा रहे हो? आपने शिक्षकों को इस महामारी में लड़ने के लिए लगाया, उसके बाद उनकी क्या व्यवस्था की, उनके लिए क्या व्यवस्था दिया, उसके बाद टीचरों को ऑब्जर्वेशन क्या है, उनकी व्यवस्था क्या कर रहे हैं। अच्छा, आप ऑनलाइन एजुकेशन की व्यवस्था कर दी, मोबाइल की क्या व्यवस्था है? मोबाइल की कोई व्यवस्था नहीं है गरीब बच्चों के पास। देखो अमित श्रीवास्तव जी कुछ कहना चाहे, मैं आ रहा हूं सर। आप अमित श्रीवास्तव जी, सर शिक्षक सिर्फ शिक्षा दें, सिर्फ क्या ये संभव नहीं है? क्या वजह आन पड़ती कि शिक्षकों को हर तरह की ड्यूटी यहां पर करनी पड़ जाती है और शिक्षक इसी वजह से बेबस भी नजर आ जाता है कि वो काम नहीं कर पा रहा है जिसके लिए उसकी नियुक्ति हुई। बहुत ही सम्मानित मेरे बड़े भाई नरेश भैया ने उठाए, मैं सिलेवार उसका जवाब देना चाहता हूं विथ योर परमिशन अवितोष जी। बिल्कुल सर, देखिए जिस प्रकार उन्होंने कहा, हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि सुपा बोले तो बोले छलनी क्या बोले जिसमें खुद 72 थे। पूर्ववर्ती सरकार में शिक्षा मंत्री थे और उनकी श्रीमती जी एग्जाम देती थी और साली एग्जाम दिया करती थी। श्रीमती जी नहीं बैठती थी और साली से एग्जाम दिया जाता था, उनके ऊपर FIR और आज केस चल रहा है। एक मिनट भैया, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, नॉट माय टर्न प्लीज, दिस इज अ पर्सनल रिक्वेस्ट टू यू प्लीज। नरेश जी भैया को सुन लीजिए सर, सुन लीजिए वो जवाब ले लेते हैं। जब ये बोल रहे थे तो मैं काम था। नरेश जी चुप कराइए, मौका दीजिए सर। आप भी बोल रहे थे, वो शांति से सुन रहे थे। आप सरकार हो नहीं तो उनको भी अपनी बात रखने का तो पूरा हक है। आई एम हियर, मैं इधर हूं, आपका एक एक सवालों का जवाब दूंगा, आप सुन लीजिए। देखिए दूसरी चीज, अगर आपने 15 साल, दो चीज इंपॉर्टेंट होती है दोस्त जी किसी भी स्टेट के लिए, अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य की व्यवस्था। बिल्कुल, दोनों में 15 साल इन्होंने कुछ नहीं किया। लगातार इनके पूर्व मुख्यमंत्री, विश्व के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने कहा 1 साल कमीशन खोरी मत करिए, 15 साल 30 साल हमारी सरकार रहेगी। उस पर भैया ने कुछ नहीं कहा। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, अरे आप सुन लीजिए भाई, शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव बनाया है आज, जिसके खिलाफ आरोप है और उसको हटाना उनकी वॉइस को डो करिए, कम करिए। आप उस आदमी का नाम बताइए। देखिए नरेश जी एक बार अमित जी को सुन लीजिए। नरेश गुप्ता जी, जब आप बोल रहे थे सर तो वो शांति सुन रहे थे ना, एक बार सुन लीजिए उनकी बात भी। देखिए दिक्कत यहीं पर आती है कि जब भाजपा के प्रवक्ता दो चीजों में बहुत माहिर रहते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ, आधे समय सच को छुपाते हैं और आधे समय झूठ को फैलाते हैं। देखिए यहाँ पर वीरेंद्र भाई भी बैठे हैं, वो बेहतर समझते हैं जब कंपैरिजन करते हैं एक 15 साल की सरकार को और एक हमारी सरकार को, अवितोष जी, उनको बेसिक डिफरेंस समझ में आता है। आज हमारी सरकार आने के बाद जो शिक्षा की गुणवत्ता पे लगातार जो माइलस्टोन स्थापित हो रहे हैं, चाहे बच्चों को फ्री एजुकेशन से लेके उनके यूनिफॉर्म देने तक, और उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है जो उनके समय में होता था, उनको कैसे अच्छी बेटर एजुकेशन दे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे नवनिहाल आने वाले समय में हमारे देश के भविष्य है। और लगातार चाहे फिर टीचर स्टाफ हो, चाहे उनका एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो, उनको ट्रेन करना हो, उसी प्रकार से एक अच्छा डेवलपमेंट, एक अच्छी स्कूल की फैसिलिटी। 15 साल इन्होंने कुछ नहीं किया, शायद इसीलिए छत्तीसगढ़ की जनता ने 15 साल बेमिसाल 14 सीटों में लाके छोड़ा। आज हमारी सरकार आने के बाद वेल डेवलप्ड इक्विपमेंट लाया गया, अच्छे टेक्निक्स लाए गए, आज हम वहां पर टीचरों को ट्रेन कर रहे हैं। उसी प्रकार से नया बिल्डिंग, अपॉइंटमेंट, नए टीचरों के अपॉइंटमेंट और अच्छी फैसिलिटीज छात्रों के लिए दे रहे हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि वहां पर नंबर ऑफ स्कूल कैसे और बढ़ाएं, वो हम कर रहे हैं। सेपरेट टॉयलेट्स फॉर समय की सर यहाँ पर किल्लत है पूरी बात, क्योंकि भाजपा के लोगों की दिक्कत यही है, क्योंकि एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत सी बातें यहाँ पर हो सकती हैं, बातें यहाँ पर तमाम हो सकती हैं। वीरेंद्र जी, एक आखिरी कमेंट मैं आपसे चाहूंगा कि एक लाइन में आप अपनी बात पूरी कर दीजिए, क्या हो सकता है?
निश्चित रूप से सर, अभी जो है हमारे तरफ से यही प्रयास किया जा रहा है, जो कोरोना काल में जो बच्चों को पढ़ाई का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे की जाए, और पूरे प्रदेश के जो शिक्षक है तन मन पूरा लगाकर बच्चों की पढ़ाई जो है वह पूरा करा रहे हैं, और साथ ही साथ एक लाइन जो उनके कमी है क्या है कोरोना काल में, निश्चित रूप से मान के चलिए कुछ न कुछ। हेलो जी, एक लाइन में बात पूरी कर दीजिए। सर, मेरा एक लाइन है, अमित जी ने उस भ्रष्टाचारी अधिकारी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। नहीं, भ्रष्टाचार पे बात नहीं, भ्रष्टाचार पे अभी बात नहीं सर, शिक्षा पे। चलिए ठीक है, शिक्षा ठीक है, समय की थोड़ी सी किल्लत है सर, फिर किसी दिन इस डिबेट पे बैठ जाएंगे, इस चर्चा बैठ जाएंगे, शिक्षा का स्तर कैसा होना चाहिए, कैसा है और किस तरीके से रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में, इस डिबेट में शामिल होने के लिए, क्योंकि यहां पर बच्चों की शिक्षा इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि यही प्रदेश के नौनिहाल है, भविष्य है, देश के नौनिहाल है, भविष्य है, और इसलिए इनकी शिक्षा पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आज के लिए आपकी बात में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। दीजिए इजाजत, नमस्कार।